गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बट आज हम पढ़ेंगे बालकों के विचार के संबंध। चैप्टर 2 है आपका ये ईवीएस का। ईवीएस वाली बुक है, देखिए। ठीक है, बालकों के विचार की समझ। तो पहला टॉपिक क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम परिप्रेक्ष्य ब्रूनर और आशुबल। तो हम पहला इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि मानसिक अभिव्यक्ति में दृश्य प्रतिमा विधि को समझाइए या फिर ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ना है ब्रूनर के बारे में। ब्रूनर ने बच्चों के बारे में क्या कहा था। तो कहना है कि भाई ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए। मतलब ब्रूनर जो है पियाजे के ही सिद्धांत पर काम किया था और उसे और उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ एडिशंस किए थे। ठीक है, तो ब्रूनर ने दो बातों पर ध्यान दिया था। बालक अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं और शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं, उसने ये बताया था। ठीक है, तो 3 तरीके बताया ब्रूनर ने शिशु के अंदर अपनी अभिव्यक्ति को मानसिक रूप से दिखाने के। पहला है दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड। तो इसमें क्या था कि जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है, मतलब विजुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। सांकेतिक विधि, तो इसमें यह था कि बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, तीसरा कहता है सक्रियता विधि। इसमें क्या है कि जिसमें बच्चा जो है अपने अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है, जैसे कि भूख की अनुभूति को रो रो कर बताएगा, हाथ पैर हिलाना, वस्तु को पकड़ना। इन क्रियाओं के माध्यम से बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये जो ब्रूनर की विधियां हैं इसमें गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद की झलक दिखाई देती है। दृश्य प्रतिमा विधि समग्र कृति अथवा गेस्टाल्टवाद का अनुसरण करती है। सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञानवाद के सिद्धांत के अनुसार इस्तेमाल की जाती है और सक्रियता विधि उद्दीपन अनुक्रिया संबंध को दिखाती है। कहने ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 मास तक सक्रियता विधि की प्रधानता रहती है। 18 से 24 मास की आयु तक दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष की आयु तक सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। इस दृष्टि से ब्रूनर ने पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मानी जो क्रम में चलती है। अब ब्रूनर ने बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया था उसके कुछ परिणाम निकाले उसने। अब उसके अनुसार उसने कुछ बातें कही। पहला कहता कि विषय की संरचना। तो ब्रूनर यहाँ पे कहते हैं कि ब्रूनर का विचार है कि विषय की अपनी एक संरचना होती है। इसके अनुसार आधारभूत संप्रत्यय, नियम और प्रविधियाँ होती हैं। इन सबको सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता, अतः बच्चों को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराने के लिए सबसे पहले संप्रत्ययों, नियमों और प्रविधियों की स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। फिर कहा संबंधता का महत्व कि ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका व्यक्ति और समाज दोनों से संबंध होना चाहिए, मतलब दोनों के लिए उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। इस दृष्टि से ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता बताई है। पहली कि शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता के अनुसार ही होने चाहिए। पहली व्यक्तिगत संबद्धता और दूसरी बताई सामाजिक संबद्धता। और फिर उसने ये कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य के अनुसार ही होने चाहिए। नेक्स्ट था तत्परता कि ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके उसके अनुसार बच्चों को तैयार करने या उस पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें क्षमता का विकास करने को अधिक उत्तम समझा नहीं जाता है। नेक्स्ट था अंतर्दर्शी चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। तो उन्होंने ही कहा कि अध्यापक अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं, जबकि शिक्षक को अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होना चाहिए। अंतर्दर्शी चिंतन वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है। ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर प्रदान करने पर अधिक बल दिया था। नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। तो ब्रूनर ने ये कहा कि बच्चों को किसी विषय में संप्रत्ययों का ज्ञान स्वयं के प्रत्ययों से आगमन चिंतन द्वारा हासिल करना चाहिए। जो ज्ञान बच्चों द्वारा आत्म अन्वेषित होता है वही ज्ञान बच्चों में स्थायी रूप से रहता है और सार्थक भी होता है। उसके बाद था स्वयं कार्य करने का महत्व। तो उन्होंने कहा कि अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थी को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकता है और ऐसा करना उसमें स्थायी होता है। ब्रूनर के सिद्धांत के 6 पॉइंट थे: विषय की संरचना, संबद्धता का महत्व, तत्परता, अंतर्दर्शी और विश्लेषणात्मक चिंतन, अन्वेषणात्मक अधिगम और स्वयं कार्य करने का महत्व। क्या विशेषताएं थी संज्ञानात्मक सिद्धांत की? तो
कहने कि भाई सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्बलन पर बल देता है, जैसे पुरस्कार या दंड आदि। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक के द्वारा बच्चे में व्यक्तिक और सामाजिक दोनों ही गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना होती है जिसमें विद्यार्थी आसानी सीख सकता है। ब्रूनर का सिद्धांत बच्चों के पूर्व अनुभवों और नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सिखाने जाने वाली विषय वस्तु इस प्रकार के क्रम से प्रस्तुत की जाती है, इसमें विद्यार्थी तार्किक ढंग से और कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर सीखता है। दोष क्या थे इसके? तो कहें ब्रूनर के अन्वेषणात्मक सिद्धांत अधिगम पर अधिक बल दिया है, लेकिन हर विषय एवं उसकी पाठ्यवस्तु को खोजपूर्ण विधि के माध्यम से सीखना संभव नहीं है। उस स्थिति में यह समय की बर्बादी है। ब्रूनर ने अंतर्दृष्टि चिंतन पर भी बल दिया, लेकिन केवल इसी पर निर्भर रहने से विद्यार्थी में संप्रत्यों के ज्ञान के बारे में विविधता आ सकती है। इससे सामान्य बच्चे में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विषय की संरचना को समझ पाना विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। समझने के लिए विद्यार्थी में विशेष क्षमता और अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। ये 3 जो है वो दोष थे। उसके बाद उपयोग क्या है सिद्धांत के? तो ब्रूनर ने द्वारा अन्वेषण विधि पर बल दिया गया। इस विधि के उपयोग से बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास संभव हो सकता है। ब्रूनर ने ही संप्रत्य को समझने पर बल दिया, अतः अध्यापक को विषय संबंध संप्रत्य को उचित प्रकार समझना चाहिए। सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए। बच्चों के मानसिक विकास की अवस्था की चर्चा की गई है। इस अवस्था के अनुसार ही शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग होना चाहिए। ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से संबंध करके नए संप्रत्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। इस उपागम से विद्यार्थियों के ज्ञान को स्थायी और समृद्ध बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप अध्यापक अपने कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाकर बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं। कुछ उपयोगिताएं थी ब्रूनर के सिद्धांत की। ठीक है, तो ब्रूनर का सिद्धांत जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका आशुबल के बारे में आप कैसे जानते हैं, और बच्चों के विचारों को समझने के लिए आशुबल के अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आशुबल कौन थे? आशुबल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जन्म 1918 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। आशुबल प्याजे से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से विकासात्मक मनोविज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की थी। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धि के कारण उन्हें अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संगठन से थॉर्नडाइक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी मृत्यु 89 वर्ष की आयु में 2008 में हुई थी। आशुबल की विकासात्मक और शैक्षणिक मनोविज्ञान पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आशुबल ने अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अधिगम क्रियाकलापों में लिखित या मौखिक प्रस्तुतिकरण द्वारा ज्यादा मात्रा में अर्थपूर्ण सामग्री ग्रहण करते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम तब संभव है जब अधिगमकर्ता की ज्ञानात्मक संरचना में नई सूचना को जोड़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम रिप्रेजेंटेशनल, सुपरऑर्डिनेट और कॉम्बिनेटोरियल पर आधारित होता है, जो सूचना के प्रत्यक्षीकरण के दौरान घटित होती है। अधिगम की प्राथमिक प्रक्रिया सब्सम्पशन होती है, जिसमें नवीन सामग्री पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया आशुबल ने 4 प्रक्रियाओं का वर्णन किया। मतलब आशुबल ने 4 स्टेप्स बताए थे अधिगम के। तो पहला है डेरिवेटिव, कोरिलेटिव, सुपरऑर्डिनेट और कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग। ठीक है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है? तो कहने के भाई उस स्थिति का वर्णन करते हैं इसके अंदर से बच्चे उस संप्रत्य का उदाहरण सीखते हैं, इसके बारे में वे पहले से ही अधिगम कर चुके होते हैं। कोरिलेटिव में क्या होता है कि इसमें प्रभावशाली अधिगम होता है, क्योंकि इसमें उच्च स्तर के अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है। सुपरऑर्डिनेट में बच्चा संप्रत्य के उदाहरणों के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन वह संप्रत्य के बारे में नहीं जानता है जब तक उसके बारे में उसको ना पता। मतलब एग्जाम्पल्स को बहुत सारे पता है, बट इसका एक्चुअल में है क्या वो नहीं पता। ठीक है, कॉमेंटोरियल में क्या होता है कि भाई इसमें एक प्रक्रिया का वर्णन होता है, इसके द्वारा पुराने विचारों से नए विचारों की उत्पत्ति की जाती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आशुबल के अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत के अनुसार कक्ष में निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया गया। मतलब कुछ सिद्धांत इस पर बल दिया गया है। पहला है विषय के सबसे सामान्य विचारों को पहले प्रस्तुत करना, और उसके बाद पूर्णता के संदर्भ में निरंतर रूप में भेद करना। अनुदेशात्मक सामग्री द्वारा तुलना के माध्यम से पूर्व सूचना के साथ नई सामग्री को इकट्ठा करने का प्रयास करना। अनुदेशक द्वारा
संप्रत्यों के शिक्षा देते समय अनेक उदाहरण सामने रखना, उनमें समानता और समानताएं दिखाना, अर्थपूर्ण अधिगम और यांत्रिक अधिगम में अंतर बताना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है इसका संबंध नई सूचना से होता है। अर्थपूर्ण अधिगम को संगठित करने की आवश्यकता पर ध्यान रखना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसका संबंध नई सूचना से होता है, जो किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना में शामिल संप्रत्यों के प्रति प्रासंगिक होती है। मतलब पुरानी सूचना का इस्तेमाल करके या कुछ सूचना का इस्तेमाल करके हम नई सूचनाओं को होने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आशुबल का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है, बालकों के विचारपूर्ण धारणाएं और वैकल्पिक धारणाएं। मतलब विचारपूर्ण धारणा, वैकल्पिक धारणाएं क्या होती हैं। तो कहना कि क्वेश्चन क्या है कि भाई पूर्व धारणाओं और वैकल्पिक धारणाओं पर एक टिप्पणी करनी है। देखिए क्या कहते हैं, पूर्व धारणाएं क्या है। तो कह रहे हैं पर्याप्त जानकारी या अनुभव से पहले निर्मित विचारों को हम पूर्व धारणाएं कहते हैं। मतलब जो हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या हमारे जो अनुभव है उनसे पहले हम क्या जानते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्व धारणाएं। तो जैसे कि बच्चों के स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चे में किसी संप्रत्य के प्रति जो धारणा होती है उसे उस विषय की पूर्ण धारणा कहते हैं। पूर्व धारणा है, ये पूर्ण धारणा नहीं, ठीक कर लेना है इसको। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से विभिन्न संप्रत्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हालांकि उन संप्रत्यों में से कुछ संप्रत्य पूर्ण रूप से सही नहीं होते हैं, जैसे कि बच्चों के दैनिक क्रियाकलापों बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखने में सहायता करते हैं, जो विज्ञान के बारे में उनकी धारणाएं विकसित हो सकती हैं। इसलिए बच्चों की पूर्ण धारणाओं के बारे में अनुसंधान करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अध्यापक के लिए मार्गदर्शन का काम करें। मतलब बच्चे पहले कितना जानता है कितना नहीं जानता, इसके बारे में अध्यापक को जान लेना चाहिए ताकि उसके अनुसार वो बच्चे में और विकास कर सके। तो एक सर्वे में पता लगा कि यदि अध्यापक को बच्चे की पूर्व धारणाओं के बारे में पता नहीं होता है तो उसके अधिगम में वो बाधा हो सकती है। विशेषताएं क्या है पूर्व धारणाओं की, कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों में वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। पूर्व धारणाओं के निर्माण में अनुकरण और खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि सारी दुनिया उनके आसपास घूमती है। इसे आत्म केंद्रिता का नाम दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों की पूर्व धारणाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में बहुत सारे पूर्व धारणाएं होती हैं। मतलब बच्चा पहले अनुमान लगाता है, बच्चा अपने आसपास जानकारी इकट्ठा करता है, उसके बाद वो कक्षा में आकर सीखता है। कहना कि भाई यह बात सही है कि बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो उससे पहले वे अपने वातावरण और माता पिता के पर्यावरण के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। बच्चों का विज्ञानी दृष्टिकोण उनके व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होता है। टीवी देखना, अनेक मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनेक वैज्ञानिक कार्यों की जानकारी उनके प्रत्यक्ष अनुभव का ही परिणाम होता है। मतलब वो जो अपने एक्सपीरियंसेस वो हैं वो स्कूल में आकर रखते हैं। बच्चों को दैनिक कार्य बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आशुबल जो है वो ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिसने पूर्व धारणा का प्रयोग बच्चों की धारणा के संबंध में किया। पूर्व धारणाएं भौतिक विषय को समझने में काफ़ी बड़ी बाधा बन सकती हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें, इसके अपोजिट, जब अध्यापक को बच्चों की पूर्व धारणाओं के बारे में पता होता है तो उसके लिए तो उनके प्रभाव के लिए अध्यापक अपनी पाठ की योजना, मतलब उनके अनुसार जो है अध्यापक अपने पाठ की योजना को तैयार कर सकते हैं। मतलब एक तरह से पूर्व धारणाएं जो है अगर अध्यापक को जानकारी मिल जाए तो वो उसके लिए एक अच्छा स्टेप होता है। मतलब उसके लिए एक टूल की तरह है जो वो इस्तेमाल कर सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। अब ऑसबॉर्न और कॉर्ग्रोव जो थे उन्होंने बच्चों को की पूर्व धारणाओं के बारे में खोज करी। उनकी ये खोज इससे संबंधित थी। इन वैज्ञानिकों ने पानी से संबंधित बच्चों की विभिन्न पूर्व धारणाओं का अवलोकन किया। विभिन्न घटनाएं से बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, पानी का वाष्प परिवर्तन होना, इस क्रिया के बारे में वर्णन करने को कहा गया और निष्कर्ष का निकला कि बच्चों को पानी की स्थिति के परिवर्तन के बारे में ज्ञान होता है, लेकिन उनके विचार मनोवैज्ञानिक के विचार से अलग थे। अब पाइन, मैसर एंड जॉन 2001 में उन्होंने बच्चों की विज्ञान विषय में पूर्व धारणाओं के बारे में शोध किया। उनके विश्लेषण से पता लगा कि बच्चों में विज्ञान उपविषयों के बारे में पूर्व धारणा होती है और ये पूर्व धारणाएं महत्वपूर्ण भी होती हैं। अधिगम प्रक्रिया में इन पूर्व धारणाओं की अपेक्षा की जा सकती है, उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ज्ञान का आधार होती है। बच्चों की पूर्व धारणाएं जटिल हो सकती हैं और उनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं और नहीं कर जानी चाहिए। उनको विषय वस्तु का हिस्सा होना चाहिए। बच्चों की पूर्व धारणाओं की जानकारी के लिए प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, इन विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वैकल्पिक धारणाएं क्या होती हैं?
कह रहे हैं वैकल्पिक धारणाएं उन गलत या अशुद्ध धारणाओं को कहते हैं जिनसे बच्चे दृढ़तापूर्वक चिपके रहते हैं। मतलब वो कहते हैं भाई जो मुझे पता है वो ही सही है, उसके अलावा कोई और बात सही नहीं है। तो कई अध्यापकों को वैकल्पिक धारणाओं के बारे में जानकारी होती है जिससे बच्चे चिपके होते हैं। ये वैकल्पिक धारणाएं वैज्ञानिकों की धारणाओं से अलग होती हैं। किसी विषय से संबंधित अनुचित धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहा जाता है। वैकल्पिक धारणाओं का जन्म विषय के प्रति गलत फहमी, गलत संप्रेषण, गलत शिक्षा और गलत प्रयोग के कारण होता है। संप्रदायात्मक परिवर्तन प्रतिमान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विद्यालय से प्राकृतिक वस्तु के बारे में गलत धारणाओं के साथ प्रवेश करते हैं। मतलब पहले जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ सुन के आया होता है, बहुत कुछ समझ के आया होता है, बहुत कुछ देख के आया होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उन सब में सब कुछ ही सही हो। तो वो जो गलत नॉलेज बच्चे को है उसको हम बोलते हैं वैकल्पिक धारणा है। उसे हम गलत नहीं कह सकते हैं। बच्चों से हम ये नहीं कहते भी जो तुम्हें पता है या जो तुम जानते हो वो गलत है, हम उसको वैकल्पिक धारणा का नाम देते हैं। तो इन गलत धारणाओं को दूर करना अत्यंत जरूरी होता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष सही संप्रत्यों को सामने रखना जिनको विद्यार्थी स्वीकार करे और गलत धारणाओं को त्याग दे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी वैज्ञानिक विचारों को स्वीकार करे और विचारों को ज्ञानात्मक योजना में शामिल करे। अब यहाँ पे कुछ सोपान दिए गए हैं। पहला क्या है, अध्यापक द्वारा वैकल्पिक धारणा को पहचानना कि पहले अध्यापक पहचानें कि धारणा कौन सी है। उसके बाद अध्यापक द्वारा प्रदर्शन और प्रश्न विधि द्वारा बच्चों की वैकल्पिक धारणाओं की खोज करनी चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों को अपनी समझ और विकास को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। मतलब अध्यापक बोलता है विद्यार्थी को कि भाई आप जो है जो भी जानते हो वो सामने रखो एक टॉपिक दे करके। अध्यापक बच्चों की वैकल्पिक धारणाओं के प्रति प्रश्नों और प्रदर्शन के माध्यम से विरोधाभास प्रस्तुत करता है। मतलब पहले प्रश्न पूछेगा फिर उसका सही तर्क देगा। अध्यापक तर्क को आधार मानकर विद्यार्थियों के वाद विवाद करने के लिए उत्साहित करता है। अध्यापक प्रश्न, प्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से गलत धारणाओं को सही धारणाओं में भी बदलता है। मतलब डायरेक्ट नहीं कहते हैं अध्यापक कि भाई आप गलत हो, यहाँ पर आपने गलत शिक्षा ली है या आपकी नॉलेज जो है वो गलत है, ये नहीं कह सकते हैं। उसको प्रश्न के माध्यम से या किसी और माध्यम से कोई और टूल का इस्तेमाल करके अध्यापक उनको सही करते हैं। अध्यापक संप्रदायात्मक प्रश्न पूछकर बच्चों को समझकर पुनः मूल्यांकन नहीं करते। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बच्चों के विचारों की वैकल्पिक धारणाओं को खत्म करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें बच्चों में विज्ञान के सही दृष्टिकोण के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है और बच्चे किसी विशेष के प्रति सही संपत्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पूर्व धारणाएं और वैकल्पिक धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं और अध्यापक का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है कि अध्यापक जो है पूर्व धारणाओं का भी ज्ञान रखे और वैकल्पिक धारणाओं का भी अध्यापक ध्यान रखे ताकि बच्चों के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, बच्चों के विकास में ये चीज़ें बाधा ना बने। ठीक है, तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, आपका ब्रूनर, आशुबल और पूर्व धारणाएं और वैकल्पिक धारणाएं। 3 टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल पढ़ेंगे कि बालकों के विचार के विषय, बालकों के विचारों की विशेषता, बालकों के विचारों पर शोध। ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो आप फिनिश कर लेंगे, जो भी डाउट रहते हैं वो आप मुझसे पूछ लेंगे।